सुप्रभात। मैं डॉक्टर अरुण बाला, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की विभिन्न दृष्टिकोणों से समीक्षा करेंगे। किसी भी साहित्य को जानने से पूर्व हमें उसके इतिहास की जानकारी होना परम आवश्यक है। इसी संदर्भ में आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न कालों में विभक्त किया गया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल अर्थात प्रारंभिक काल पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल अपनी प्राचीनता, सामग्री की अनुपलब्धता, भाषा संक्रमण आदि अनेक कारणों से सर्वाधिक विवादास्पद काल माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया था, आज उन रचनाओं की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। उन्हें उस काल की रचना न मानकर परवर्ती काल की रचना माना जाने लगा है। शुक्ल जी के बाद इस युग की रचनाओं की प्रामाणिकता, भाषा, शिल्प आदि को लेकर अनेक अनुसंधान हुए हैं, जिससे इस युग की रचनाओं की विशिष्टता पर नई रोशनी पड़ी है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ 1050 से 1375 ईस्वी माना है, परंतु जिन रचनाओं को आधार बनाकर उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, उनमें से अधिकांश रचनाएं ही संदिग्ध हैं। वीर गाथात्मक रचना के रूप में आचार्य शुक्ल सर्वप्रथम खुमान रासों को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक विद्वानों ने इसका रचना काल संवत 1205 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया है, जबकि आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल को 1050 से मानते हैं। ऐसे में जो समय आचार्य शुक्ल ने निर्धारित किया है, उस दृष्टिकोण से खुमान रासो प्रथम रचना के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी प्रकार आदिकाल की अंतिम समय सीमा के संदर्भ में भी रचनाओं के संबंध में विवाद रहा है। इसी प्रकार का विवाद हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण पर भी रहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को विद्वानों ने इसकी विशेषताओं, प्रवृत्तियों और समय सीमा के आधार पर अलग अलग नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ नामों की चर्चा यहाँ की जा रही है। सर्वप्रथम हम डॉक्टर गियर्सन द्वारा प्रदान किए गए नाम चारण काल और संधि काल पर विचार करेंगे। डॉक्टर गियर्सन ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को चारण काल से संबोधित किया है और इसके उपरांत डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल और चारण काल कहा है, परंतु बीसलदेव रासो को छोड़कर कोई भी रचना चारण काल की समय सीमा में नहीं आ पाती और बीसलदेव रासो का रचना काल भी 1545 से 1560 के मध्य माना गया है। ऐसी स्थिति में तो चारण काल का अस्तित्व ही संदिग्ध लगता है, तब इसे ये नाम कैसे दिया जा सकता है। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। उन्होंने इस काल की रचनाओं में पाए जाने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस काल के प्रमुख ग्रंथों में वीर गाथात्मक प्रवृत्तियां प्रमुखता से पाई जाती हैं, इसीलिए इसे वीर गाथा काल कहना उचित होगा। जिन रचनाओं की चर्चा आचार्य शुक्ल ने की है, उनमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, रमाल रासो, जय मयंक जसचंद्रिका आदि इस काल के प्रमुख वीर गाथात्मक ग्रंथों में गिने जाते हैं। आगे चलकर आदिकालीन साहित्य पर काफी अनुसंधान हुआ और जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अहमदाबाद, आबू पाटन आदि स्थानों के पुस्तक भंडारों से
लगभग 500 कृतियां प्राप्त हुई हैं और इन ग्रंथों पर विचार किया जाए तो वीर गाथात्मक ग्रंथों के मुकाबले जैन साहित्य औसत में अधिक है, क्योंकि जो ये 500 कृतियां प्राप्त हुई हैं, ये कृतियां जैन साहित्य से संबंधित हैं और इसमें अधिकांश धार्मिक साहित्य है। और यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो औसतवादी दृष्टिकोण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है, उस दृष्टि से तो जैन साहित्य औसत में अधिक है। इस संदर्भ में डॉक्टर हरीश का कथन भी द्रष्टव्य है। डॉक्टर हरीश ने कहा है कि इस समय यदि शुक्ल जी होते तो इस काल का नाम जैन काल आसानी से रख देते, क्योंकि सर्वाधिक रचनाएं जैन काव्य की ही प्राप्त हुई हैं। अतः आज जो सामग्री उपलब्ध है, उस सामग्री के आधार पर वीर गाथा काल नाम उचित नहीं जान पड़ता और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे चलकर कुछ अन्य विद्वानों ने आदिकाल को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है, जिसमें प्रमुख नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का द्वारा दिए गए नाम सिद्ध सामंत काल का। उनके द्वारा प्रदत्त यह नाम भी इस काल के संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नाथपंथी, हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि कवियों के काव्य की प्रवृत्तियों का इसमें समावेश नहीं हो पाता। साथ ही संदेश रासक, विद्यापति की पदावली, पद्म चारण आदि कवि जिनकी काव्य कृतियों का विकास परवर्ती काल में हुआ है, का संकेत इस नामकरण से नहीं मिलता, इसलिए इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे चलकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको नाम दिया बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह मानना है कि इस काल में ही हिंदी साहित्य के बीज दिखाई देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि हिंदी साहित्य का आगे जो चलकर विकास हुआ है, वह उस विकास का बीज रूप हमें आदिकालीन साहित्य में ही दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको बीज वपन काल कहना अधिक उपयुक्त होगा। परंतु यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए तो यह बात स्पष्ट है कि हिंदी का आदिकालीन साहित्य बीज रूप नहीं है। यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य का विकास है, विशेष रूप से अपभ्रंश साहित्य का ही ये विकास है। और यदि हम इसके बीज रूप को देखना ही चाहते हैं तो हमें संस्कृत की ओर जाना पड़ेगा। हमें संस्कृत की भाषा और साहित्य में ही इसके बीज रूप देखने को मिलते हैं। इस कारण यह नाम भी विद्वानों को मान्य नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त अलग अलग विद्वानों ने इसे उत्तर अपभ्रंश काल, आविर्भाव काल, प्रारंभिक काल एवं अंधकार काल की भी संज्ञा प्रदान की है। इस काल की लगभग सभी रचनाएं देशी भाषा में मिलती हैं। देशी भाषा का दूसरा नाम उत्तर अपभ्रंश है, इसलिए इस काल का नामकरण उत्तर अपभ्रंश काल किया गया है। इसमें अपभ्रंश के उत्तरवर्ती स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाली सिद्धों, नाथों, जैनियों तथा लोक कवियों की अवधि, ब्रज, पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती आदि में लिखी सभी रचनाओं का समावेश हो सकता है। यह समावेश मातृभाषा की दृष्टि से होगा, साहित्य की प्रवृत्तियों और परंपरा का इससे बोध नहीं होगा। इस नामकरण की तरह आविर्भाव काल या प्रारंभिक काल का नामकरण भी इस काल के लिए किया जा सकता है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ इसी काल से हुआ, इसलिए प्रारंभिक काल या आविर्भाव काल नाम दिया जा सकता है। परंतु ये सभी नाम आदिकाल के ही पर्याय हैं, अतः इन नामों का समाहार आदिकाल में ही हो जाता है। इस संदर्भ में डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के द्वारा दिए गए नाम अंधकार काल की भी चर्चा करना आवश्यक है। उन्होंने इसे अंधकार काल नाम दिया है। उनके अनुसार वीरगाथा काल में कोई प्रामाणिक वीरगाथात्मक रचनाएं प्राप्त नहीं होती। भट्ट, केदार, मधुकर के काव्य आज प्राप्त नहीं है। विद्यापति वीरगाथा कालीन रचना नहीं, कवि नहीं है। और हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब और किस समय हुआ, इस संबंध में भी विभिन्न मत हैं। संवत 1400 के बाद ही निश्चित साहित्य प्राप्त होने लगा है, अतः इसके पूर्व संदिग्ध साहित्य होने के कारण इसे अंधकार काल कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ
के द्वारा दिया गया ये नाम उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि वे आंख मूंद कर इस काल को अंधकार काल कहते हैं। आज आदिकालीन साहित्य की अनेक रचनाएं प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में इस काल को अंधकार काल कहना कहाँ तक उचित होगा, और इसे स्पष्ट करने की और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आदिकालीन साहित्य अपनी प्रवृत्तियों और अन्य विशेषताओं, भाषा शैली आदि के कारण एक विशिष्ट साहित्य है। उसकी अपनी पहचान है। उसकी समय सीमा में विवाद हो सकते हैं, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इस काल को अंधकार काल कहना उचित नहीं होगा। अब हम इस काल को दिए गए एक नाम आदिकाल पर चर्चा करेंगे। यह नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इस काल को दिया गया है और अभी तक यही नाम अधिक मान्य है। ज़्यादातर विद्वानों ने इसे मान्यता प्रदान की है। आदिकाल नामकरण से इस काल के आरंभ से मिलने वाली लगभग सभी रचनाओं का समावेश इस काल में हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, किसी किसी युग में ऐसा भी होता है किसी एक प्रवृत्ति या प्रतिनिधि प्रवृत्ति मानना संभव नहीं होता। वहाँ सायास किसी प्रवृत्ति को आधार मानकर नामकरण करना अनुचित होता है। वीर गाथा काल नाम इसका प्रमाण है। अतः ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम ही अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अधिकांश इतिहासकारों ने इसी नाम को स्वीकृत किया है। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे चलकर हिंदी साहित्य का भवन निर्मित हुआ है। भाषा की दृष्टि से इस काल में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो साहित्य चेतना की दृष्टि से उन सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदि स्वर इस कालीन साहित्य में देखे जा सकते हैं जो भक्ति काल से आधुनिक काल में विकसित होती रही है। इस दृष्टि से भी आदिकाल अन्य नामों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और संगत माना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को विविध नामों से संबोधित किया गया है, लेकिन अभी तक जो नाम अधिक मान्य हुआ है या ज़्यादातर विद्वानों ने जिस नाम को मान्यता दी है वह आदिकाल ही है, क्योंकि आदिकाल नामकरण के अंतर्गत उस काल की समस्त रचनाएं समाहित हो जाती हैं, चाहे वह वीरगाथात्मक रचनाएं हों, चाहे जैन और बौद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक या नीतिगत साहित्य। धन्यवाद।